हाय एवरीबॉडी। लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैर व्यापारिक संस्था के कुछ बचे हुए पॉइंट्स जो उस वीडियो में नहीं आ पाया था, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो गैर व्यापारिक संस्था में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है। तो चलिए, गैर व्यापारिक संस्था जो होता है वो लाभ के उद्देश्य से नहीं चलता है, ये हम पहला वीडियो में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, जो वह संस्था लाभ के उद्देश्य से नहीं चलाया जाता है, लेकिन किसी भी संस्था को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब तक उस संस्था में पैसा नहीं रहेगा तो वह संस्था कैसे चल पाएगा। तो इसी कारण से इस संस्था का भी अपना कुछ इनकम का स्रोत है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इनकम है, जिस सोर्सेस ऑफ इनकम के द्वारा इस संस्था को क्या होता है, पैसे की प्राप्ति होती है, और उसी पैसे से ये संस्था आगे क्या कर पाता है, रन कर पाता है, चल पाता है। ठीक है, तो इसका इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है सब्सक्रिप्शन। इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सब्सक्रिप्शन, जिसे चंदा बोला जाता है। ये कहां से प्राप्त होता है, गैर व्यापारिक संस्था को ये चंदा कहां से प्राप्त होता है। तो चंदा गैर व्यापारिक संस्था को अपने सदस्य से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये आयगत प्रकृति का आय होता है। ये आयगत प्रकृति का आय होता है, यानी रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है, जो गैर व्यापारिक संस्था को अपने सदस्यों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनकम का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे पहला स्रोत कौन सा है, सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन संस्था को कहां से प्राप्त होता है, तो अपने सदस्य से प्राप्त होता है, और वो रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। रेवेन्यू नेचर का इनकम हम इसलिए बोले क्योंकि ये प्रति वर्ष संस्था को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का इनकम बोला जाता है। ठीक है, और इस चंदा को कहां लिखते हैं, तो जब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाएंगे तो इस चंदा को रिसीप्ट साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे तो उस समय इस चंदा को इनकम साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जिसके द्वारा इस संस्था को पैसे की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक संस्था में पैसा नहीं आएगा तो संस्था आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए संस्था को चलाने के लिए संस्था को पैसे की जरूरत होती है, जो निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है। तो पहला नंबर पॉइंट्स आपको बताए, जो संस्था को कहां से पैसा की प्राप्ति होती है, तो सदस्यों के द्वारा। सदस्यों के द्वारा चंदा को क्या मिलता है, तो चंदा मिलता है। सदस्यों के द्वारा संस्था को क्या मिलता है, चंदा मिलता है, जो प्रति वर्ष सदस्यों के द्वारा संस्था को चुकाया जाता है। ठीक है, इसको कहां लिखते हैं, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जाके इनकम साइड में लिख देते हैं। ये कौन सा नेचर का इनकम होता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। ठीक है, ये संस्था को बार बार प्राप्त होता है, प्रति वर्ष प्राप्त होता है, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का इनकम बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का इनकम समझा जाता है या बोला जाता है। अब आइए दूसरा नंबर पॉइंट जो है वो है डोनेशन, यानी संस्था को डोनेशन के द्वारा पैसे की प्राप्ति होती है। तो डोनेशन संस्था को कौन देता है, कहां से मिलता है, तो जब जनता यह देखती है जो यह संस्था लोक कल्याण के लिए काम कर रही है, यह संस्था लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही है, तो जनता क्या करता है, उस संस्था में जाके कुछ न कुछ रुपया दान करते हैं, कुछ न कुछ रुपया दान के रूप में देते हैं। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस संस्था में जाकर कुछ न कुछ रुपया दान करते हैं। ठीक है, तो संस्था को दान के रूप में क्या होता है, इनकम हो जाता है, और उसी इनकम से संस्था क्या करती है, तो आगे चलती है। तो दान दो प्रकार का होता है, संस्था को जो दान प्राप्त होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है उसे बोला जाता है सामान्य दान, जनरल डोनेशन। ठीक है, सामान्य दान वो दान होता है जो छोटे बड़े सभी कामों के लिए बार बार प्राप्त होता है। ठीक है, सामान्य दान वो दान होता है जो छोटे बड़े सभी कामों के लिए बार बार संस्था को प्राप्त होता है। और दूसरा होता है स्पेशल डोनेशन। क्या होता है, स्पेशल डोनेशन, यानी विशेष दान।
विशेष दान, ठीक है। स्पेशल डोनेशन मतलब विशेष या खास दान, ठीक है। तो ये विशेष दान या खास दान क्या होता है? तो जब संस्था को किसी विशेष कामों को पूरा करने के लिए जनता द्वारा या किसी कंपनी या बिजनेस के द्वारा दान प्राप्त होता है तो उस दान को हम स्पेशल डोनेशन कहते हैं, ठीक है। जब कोई संस्था को किसी खास कामों को पूरा करने के लिए, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जनता या किसी कंपनी के द्वारा या किसी बिजनेसमैन के द्वारा दान दिया जाता है तो उस दान को हम कौन सा दान कहते हैं? स्पेशल डोनेशन कहते हैं, ठीक है। स्पेशल डोनेशन जो होता है वो कैपिटल नेचर का इनकम होता है। वो कौन सा नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का। क्यों? क्योंकि ये दान हमको बार बार प्राप्त नहीं होता है। हमको कहने का मतलब ये हुआ जो ये दान संस्था को बार बार प्राप्त नहीं होता है, ये किसी खास कामों के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। और ये जो जनरल डोनेशन होता है ये संस्था को बार बार मिलता है, तो इसीलिए इस डोनेशन को हम रेवेन्यू नेचर का डोनेशन कहते हैं, ठीक है। ये रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है, ठीक, क्योंकि ये संस्था को बार बार, जनरल डोनेशन संस्था को बार बार प्राप्त होता है, ठीक है। और स्पेशल डोनेशन संस्था को किसी खास कामों को पूरा करने के लिए दिया जाता है जो बार बार संस्था को प्राप्त नहीं होता है, ठीक। अगला नंबर जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है गैर व्यापारिक संस्था का, वो है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। वो क्या है? सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा सहायता या अनुदान, सरकार के द्वारा सहायता या अनुदान, ठीक है। तो सरकार के द्वारा सहायता या अनुदान संस्था को क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जब गैर व्यापारिक संस्था लोक कल्याण के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट ये देखता है जो ये संस्था लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है तो सरकार उस संस्था को क्या देता है? कुछ सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो वही सहायता को सब्सिडी बोला जाता है, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट बोला जाता है। वही सहायता को क्या बोला जाता है? सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया सहायता, ठीक है। सरकार के द्वारा प्रदान किया गया सहायता, जो किसे प्रदान करती है सरकार? तो गैर व्यापारिक संस्था को। और वो सहायता जो होता है वो भी आपको दोनों नेचर का हो सकता है जो गवर्नमेंट्स छोटे बड़े कामों के लिए वो सहायता प्रदान किया है तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का इनकम समझते हैं। लेकिन अगर किसी खास कामों के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है तो उसको स्पेशल सब्सिडी बोला जाता है, जो संस्था को बार बार प्राप्त नहीं होता है और उसको कैपिटल नेचर का इनकम समझा जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमने आज देखे सब्सक्रिप्शन के बारे में, डोनेशन के बारे में और सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट्स के बारे में। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो जनता के द्वारा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सदस्यों के द्वारा जब गैर व्यापारिक संस्था को प्रति वर्ष चंदा दिया जाता है तो उसी पैसा को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है और ये एक रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है जिसे गैर व्यापारिक संस्था आय व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता दोनों जगह दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन में दो प्रकार होता है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेशल डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन प्राप्त हुआ है तो उसको हम आय व्यय खाता में लिखेंगे, लेकिन अगर स्पेशल डोनेशन प्राप्त हुआ है तो उसे प्राप्ति और भुगतान खाता में तो लिखा ही जाएगा, साथ साथ उसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ठीक है। आय व्यय खाता में उसे नहीं लिखा जाएगा। अब है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, जब सरकार के द्वारा कोई सहायता या सरकार से कोई सहायता संस्था को प्राप्त होता है तो उसे बोला जाता है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, और वो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों हो सकता है। अगर कोई खास कामों के लिए गवर्नमेंट उसे दे रहा है तो वो कैपिटल नेचर का हो गया। अगर छोटे बड़े कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का इनकम समझकर लेखा करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा वर्ष के अंत में
शेष को पता करने के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है। गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा वर्ष के अंत में शेष को, अंतिम शेष को पता करने के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है। ठीक है, प्राप्ति और भुगतान खाता जो होता है वो एक वास्तविक खाता होता है जिसमें सभी वास्तविक प्राप्तियों को लिखा जाता है और सभी वास्तविक भुगतानों को लिखा जाता है। ये कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें बकाया या उपार्जित आय ऐसा कुछ भी आइटम को नहीं लिखा जाएगा जो बकाया या उपार्जित आय हो। इसमें वही आइटम को लिखा जाता है जो इस वर्ष हमें प्राप्त हुआ है या इस वर्ष संस्था के द्वारा पेमेंट किया गया है। ठीक है, अगर संस्था को कोई आइटम इस वर्ष प्राप्त हुआ है तो वो किसी भी वर्ष से क्यों ना रिलेटेड रहे, प्राप्ति और भुगतान खाता में लिखा जाता है। अगर वो आय है तो उसे प्राप्ति साइड में, अगर वो खर्चा है, अगर वो पेमेंट है, खर्चा है, तो उसको भुगतान साइड में, पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। इसमें कैपिटल नेचर का रहे या रेवेन्यू नेचर का रहे, दोनों नेचर के इनकम और दोनों नेचर के जो पेमेंट होते हैं उसे लिखा जाता है। ठीक है, चाहे वो कैपिटल नेचर का रहे या रेवेन्यू नेचर का रहे। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर का रहे या रेवेन्यू नेचर का रहे, दोनों नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को या एक्सपेंसेस को इसमें दिखाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक्सपेंसेस और इनकम नहीं लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखा रहता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यानी एक साइड होता है रिसीप्ट्स का साइड और दूसरा साइड होता है पेमेंट का साइड। यानी वर्ष में जितना रुपया संस्था ने प्राप्त किया है उसे रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति का रहे या आयगत प्रकृति का। और वर्ष में जितना संस्था के द्वारा पेमेंट किया जाता है उसे पेमेंट साइड में दिखाया जाता है, चाहे वो आयगत प्रकृति का हो या पूंजीगत प्रकृति का। ठीक है, और इस खाते से संस्था के वर्ष के अंत में कितना शेष बचा हुआ है वो ज्ञात होता है। इस खाते से क्या ज्ञात होता है? तो संस्था को वर्ष के अंत में कितना शेष संस्था के पास बचा हुआ है वो ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो संस्था का अंतिम शेष क्या है उसे ज्ञात करने के लिए हमको क्या तैयार करना पड़ता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, आय व्यय खाता। तो आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है और नाम मात्र खाता का रूल्स क्या होता है? तो नाम मात्र खाता का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, वो सारा चीज को आप डेबिट कर दीजिए जो कि लॉस या खर्चा है, और वो सारा चीज को आप क्रेडिट कर दीजिए जो क्या है? फायदा है या इनकम है। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नॉमिनल अकाउंट्स का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, सभी खर्चा हानि को डेबिट किया जाएगा तथा सभी लाभ आय अर्जन को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें भी दो साइड होते हैं, एक इनकम का साइड होता है, एक एक्सपेंडिचर का साइड होता है। डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर का साइड होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो इनकम का साइड होता है। एक्सपेंडिचर वाले साइड में संस्था से संबंधित सभी खर्चों को लिख दिया जाता है जो इस वर्ष से संबंधित है। ठीक है, और इनकम वाले साइड में संस्था के सभी इनकम को लिखा जाता है जो इस वर्ष से संबंधित हो। लेकिन ध्यान यह रखना पड़ेगा जो वो इनकम रेवेन्यू नेचर का इनकम होना चाहिए, यानी ऐसा इनकम जो कि संस्था को बार बार प्राप्त होता है, उस इनकम को रेवेन्यू नेचर का इनकम माना जाता है। और ऐसा खर्च जो संस्था बार बार करती है उस खर्चा को रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू नेचर के इनकम को लिखा जाता है और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल नेचर के इनकम और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को इस खाता में नहीं लिखा जाता है।
ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। तो कोई भी संस्था रहे, चाहे वो व्यापारिक संस्था रहे या गैर व्यापारिक संस्था रहे, उसको वर्ष के अंत में अपना आर्थिक स्थिति जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक वो वर्ष के अंत में अपना आर्थिक स्थिति नहीं जानेगा तब तक उसको ये कैसे पता चलेगा जो संस्था आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, यानी संस्था आगे बढ़ रहा है या पीछे चल रहा है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उसे अपना आर्थिक स्थिति को क्या करना पड़ता है? प्राप्त करना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उसे क्या बनाना पड़ता है? आर्थिक चिट्ठा। जो आर्थिक चिट्ठा संस्था की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति की जानकारी क्या करता है? प्रदान करता है। यानी संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है इसकी जानकारी के लिए संस्था अपने यहाँ क्या तैयार करता है? वर्ष के अंत में बैलेंस शीट तैयार करता है। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटीज का साइड होता है, एक एसेट्स का साइड होता है। लायबिलिटीज का साइड में सभी लायबिलिटीज को लिख दिया जाता है और एसेट्स के साइड में सभी संपत्तियों को लिख दिया जाता है, और फिर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो हम समझते हैं जो बैलेंस शीट क्या है? सही है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है तो बैलेंस शीट क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो संस्था को वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति की जानकारी चाहिए, तो आर्थिक स्थिति की जानकारी को प्राप्त करने के लिए संस्था वर्ष के अंत में क्या तैयार करती है? तो बैलेंस शीट तैयार करती है। ठीक है, और उस बैलेंस शीट से संस्था को वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाता है। ठीक, तो हमने आज के वीडियो में देखे सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था का सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, वह यानी वो इनकम कहां कहां से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चंदा प्राप्त कर सकता है कहां से? तो सदस्यों से। ठीक है, डोनेशन दान प्राप्त कर सकता है वह कहां से? तो जनता से। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट सहायता वो सरकार से प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है, जिसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में दोनों जगह दिखाया जाता है। डोनेशन जो होता है वो दो प्रकार से बांट दिया गया है। डोनेशन पहला है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेशल डोनेशन, तीसरा है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट यानी सरकार से प्राप्त सहायता। तो अगर सरकार से प्राप्त सहायता रेवेन्यू नेचर का है तब तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में हम दिखा देंगे। अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे और फिर बैलेंस शीट में जाके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में जाने। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक वास्तविक खाता होता है जिसमें सभी वास्तविक प्राप्तियों को लिखा जाता है और सभी वास्तविक भुगतानों को लिखा जाता है। ठीक है, इसमें रेवेन्यू नेचर का रहे या कैपिटल नेचर का रहे, दोनों नेचर के प्राप्ति और दोनों नेचर के भुगतानों को लिखा जाता है, और इससे वर्ष के अंत में क्या ज्ञात होता है? तो संस्था के पास कितना शेष बचा हुआ है वो प्राप्ति और भुगतान खाता से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि संस्था को यह ज्ञात हो जाए कि संस्था को इस वर्ष फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। अगर संस्था को फायदा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है सरप्लस लिखकर, अगर संस्था को घाटा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है डिफिसिट लिखकर। ठीक है, तो फायदा या घाटा को ज्ञात करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाया जाता है, जो एक नाममात्र खाता होता है, और नाममात्र खाता में केवल आयगत प्रकृति के मदों को लिखा जाता है, केवल आयगत प्रकृति के आइटम को लिखा जाता है। आयगत प्रकृति का अगर वो आइटम है तो उसे लिखा जाएगा, अन्यथा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद संस्था वर्ष के अंत में अपना आर्थिक स्थिति को जानने के लिए क्या बनाता है? तो आर्थिक चिट्ठा बनाता है, जिस आर्थिक चिट्ठा से संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। ठीक है।